फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 1 को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी के 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना देर किए इस प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न यहाँ पर सामान्य हिंदी का दिया गया है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। आपको बताना है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 विख्यात बोलियां हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दूसरा नंबर दिया गया है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। ये सब आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संयुक्त काल में हिंदी साहित्य का विभाजन नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है 4 नंबर दिया गया है कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। आपको बताना है कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि कौन सी है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कारक। कारक हो जाएगा क्रियापरक व्याकरणिक कोटि। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य कर्मवाच्य को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। ये कर्मवाच्य दर्शाता है। अगला प्रश्न 6 नंबर दिया गया है यहाँ पर कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी साधित सकर्मक धातुएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि सारंग लय सारंग चल कई सारंग की ओट सारंग झीनो पाई के सारंग कई कई चोट। उक्त पद्य में कौन सा अलंकार विद्यमान है, आपको बताना है। यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा। ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यमक अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि जुगुप्सा का अस्थायी भाव किस रस से संबंधित है। तो बताना है कि जुगुप्सा का अस्थायी भाव किस रस से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विभत्स रस। अगला प्रश्न है 9 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दृष्टांत जो है वो छंद का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है। यानी आपको बताना है कि किस संधि के ये सभी मूल भेद हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वर संधि के। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 11 और 12 नंबर दिया गया है जिसमें उपयुक्त समास को चिन्हित करना है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट में बताना है कि कौन सा समास होगा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तत्पुरुष समास। पथभ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर दिया गया अष्टाध्यायी। इसमें भी समास आपको बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा समास होगा अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों का समाहार। तो बताना है इसमें से कौन सा समास होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी द्विगु समास। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर यहाँ पर दिया गया कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और आपको बताना है कि किस कृति के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए 1961 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 14 नंबर दिया गया है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 15 से लेकर के 19 तक गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए जिसको आप लोग स्वयं कर सकते हैं। तो हम लोग 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 से लेकर के 24 तक दिया गया है जिसमें आपको त्रुटि पहचानना है दिए गए ऑप्शनों में से कि किस वाक्य में त्रुटि है। तो देखते हैं 20 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। ऑप्शन डी दिया गया है कोई त्रुटि नहीं है। तो बताना है कि किस में त्रुटि है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सबसे श्रेष्ठतम। यहाँ पर श्रेष्ठतम के साथ सबसे का प्रयोग नहीं होगा। तो रामचरितमानस भक्ति काल की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, केवल यही होगा, सबसे नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर में भी आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है और ऑप्शन डी दिया गया है कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए किस ऑप्शन में त्रुटि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रातः काल के समय। यहाँ पर होना चाहिए प्रातः काल और यहाँ पर के समय नहीं होना चाहिए, यानी ठंड के दिनों में प्रातः काल सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है। इसके बाद यहाँ पर 22 नंबर दिया गया है अगला प्रश्न। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। ऑप्शन डी दिया गया है कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए इसमें से किस ऑप्शन में त्रुटि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विसर्जन हो चुकी थी। विसर्जन के जगह पर होना चाहिए विसर्जित। विसर्जित हो चुकी थी। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जित हो चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर दिया गया है। मैं जिस बस से जा रहा था बहुत भरी हुई थी, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताना है कि किस ऑप्शन में त्रुटि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। इसके बाद यहाँ पर 24 नंबर दिया गया है। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए कि किस वाक्य में त्रुटि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उसकी दुकान पर शुद्ध गाय के जगह पर होना चाहिए गाय का शुद्ध घी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जिसमें त्रुटि है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर निर्देश दिया गया संख्या 25 से लेकर के 29 तक जिसमें कहावत दिए गए और उसका अर्थ बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो चलिए देखते हैं। 25 नंबर यहाँ पर दिया गया कि पत्थर को जोंक नहीं लगती। तो बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। अगला प्रश्न है 26 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि विहंगम दृष्टि। तो बताना है दिए गए ऑप्शनों में से क्या आंसर होगा इसका। विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सरसरी नजर। इसके बाद अगला मुहावरा दिया गया यहाँ पर 27 नंबर की काटो तो खून नहीं। काटो तो खून नहीं का अर्थ क्या होता है दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भय के कारण स्तब्ध हो जाना। अगला प्रश्न है 28 नंबर दिया गया कि एक आंख न भाना। एक आंख न भाना का उत्तर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। एक आंख न भाना का अर्थ क्या होता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर दिया गया है उंगली उठाना। उंगली उठाना का अर्थ क्या होता है दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोष की ओर संकेत करना। दोष की ओर संकेत करना उंगली उठाना का अर्थ होता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर निर्देश में 30 से लेकर के 34 तक प्रश्न दिए गए हैं जिसमें आपको 4 अंश को क्रम में लिखना है, क्रमानुसार सेट करना है आपको दिए गए वाक्य को। यहाँ पर वाक्य दिया गया कि समय को परखने वाला, उसके बाद और समय की रंग से धनाढ्य, करोड़पति से भिखारी, उपेक्षा करने वाला हो जाता है। तो इसका सही क्रम बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा सही क्रम होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। समय को परखने वाला रंग से धनाढ्य और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा र य व ल। र य व ल यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 31 नंबर दिया गया और इसको भी बताना है। भारतीय गांवों के अभी भारत सरकार को सुधार के लिए और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो बताना है इसका सही क्रम क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर।
तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, र य ल व। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों, आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से द्वारा लोग उपयोगी परिचित होते हैं। तो इसका सही क्रम क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा य व र ल, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि प्राचीन काल में, उसके बाद दिया गया है अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना, जिससे एक व्यक्ति पुस्तकें हस्तलिखित होती थी के लिए विविध विषयों पर बड़ा कठिन था। तो बताना है कि इसका सही क्रम क्या होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर 33 नंबर का क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन होता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ल र व य। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर दिया गया है कि भारत जैसे देशों के लिए कुटीर उद्योग अधिक जनसंख्या वाले अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ पर बताना है कि 34 नंबर का सही क्रम क्या होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ल य र व, यानी भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 35 नंबर की, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। यहाँ पर आकृति की दृष्टि से बताना है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्लिष्ट योगात्मक। अगला प्रश्न है 36 नंबर, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ाऊ किस प्रकार का स्वर है। तो बताना है किस प्रकार का स्वर है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्च संवृत्त। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। अब 37 नंबर यहाँ पर दिया गया कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पूर्वी हिंदी। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर दिया गया है कि कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओ। अगला प्रश्न है 39 नंबर। 39 नंबर यहाँ पर दिया गया कि उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है। तो बताना है कि कुशाग्र दिए गए वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी गुणवाचक। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 40 नंबर। 40 नंबर दिया गया है कि इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहारी। इसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं जो हम लोगों ने छोड़ा था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, एक आंख न भाना का अर्थ होता है बिल्कुल अच्छा न लगना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।